बहरहाल वो सलानूस की अहमियत से वाकिफ है। तब ठीक है सलानूस, वादा करता हूं कि अगर तेरी इज्जत या जान पर ना बनाई तो मैं मुदाखलत नहीं करूंगा। अब चलो, मेरा ख्याल है वो साहिल तक पहुंचने वाले होंगे। तुम जाओ, मैं लड़कियों को साथ लेकर आ रहा हूं। ठीक है, मैंने कहा और तेज रफ्तारी के साथ बाहर निकला। दरख्तों की दूसरी जानिब मैंने देखा कि किश्तियां साहिल तक पहुंच चुकी हैं और मुसल्लह सिपाही उनसे नीचे उतर रहे हैं। मैंने दरख्तों की आड़ ले ली, तब मैंने उन्हें आगे बढ़ते हुए देखा। उनकी रहनुमाई एक कवि हैकिल शख्स कर रहा था। फिर मैंने सलानूस और दोनों लड़कियों को देखा, वो भी तेजी से उसी तरफ आ रहे थे। चुनाचा मैंने एक दरख्त का इंतखाब किया और उस पर चढ़ गया। मेरे अंदाजे के मुताबिक आने वालों की गिरोह और सलानूस की मुठभेड़ इसी दरख्त के नजदीक हुई थी। सलानूस रुक गया और फिर कवि हैकिल शख्स आगे बढ़ा। एथेंस की फौजों का सालार ऋषिप ज़िश सितारो दां की खिदमत में सलाम पेश करता है। उसने कहा, तेरा मर्तबा बुलंद हो अर्शीप। मेरी बच्चियों ने मुझे इन किश्तियों की इतला दी थी जो मेरे साहिल की तरफ आ रही थी। मुझे हैरानी हुई कि माराथन हमेशा खुशकी के रास्ते मेरी तरफ का रुख करता है, आज उसने साहिल क्यों मुंतखब किया? फिर तो उन्हें कोई अंदाजा लगाया होगा दानिश्वर, कवि हैकल सालार ने पूछा। हाँ, यही अंदाजा है कि इस वक्त शायद शाह माराथन तेरे साथ नहीं है, या फिर तू इस वक्त माराथन का पैगाम पर नहीं है। सलानूस ने जवाब दिया, तेरा इल्म इन समंदरों से ज्यादा वसी है सलानूस। तब फिर तू ये भी जान गया होगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मेरा इम्तिहान लेना चाहता है अर्शीप? सलानूस ने पूछा। मेरी जुर्रत कहाँ, अर्शीप ने जवाब दिया। तो फिर अपनी आमद का मकसद बयान कर। दिल नहीं चाहता, ख्वाहिश है कि तू खुद ही जान ले। क्या मैं तेरी गुफ्तगू के जवाब में खामोशी इख्तियार कर लूं? सलानूस ने किसी कदर नागवारी से कहा। ओहो नहीं, मेरे ख्याल में इस तरह मेरे लिए बड़ी उलझन पैदा हो जाएगी, क्योंकि मामला खूनखार मलका शहबाजिया का है। अर्शीप ने हंसते हुए कहा, तेरे लहजे से मज़ाक़ और गुस्ताखी टपकती है। मेरी हदायत है कि मुझसे मेरे मर्तबे के मुताबिक गुफ्तगू कर। ऐसा ना हो कि मैं तेरे लिए बद्दुआ कर दूं और तेरे हक में बुरा हो। हाँ हाँ मुअज़्ज़ज़ बूढ़े, ऐसी हरकत न करना। गो मुझे बद्दुआओं से खौफ नहीं महसूस होता। मैंने हिफाजत करने वाले देवताओं से बराह रास्त राब्ता कायम कर रखा, लेकिन फिर भी तेरी जैसी अजीम हस्ती के मुंह से मैं अपने लिए कोई बद्दुआ सुनना पसंद नहीं करूंगा। क्यों ना ऐसा करें सलानूस कि हम दोनों एक दूसरे से ताउन करें। बात सिर्फ ये है कि तू मलका का पैगाम्बर है, वरना तेरा लहजा दूसरा होता। मलका शर, क्या खूब, बड़ा खूबसूरत खिताब दिया है तूने शहबाजिया को। मेरा ख्याल है वो तेरे खिताब को दिल से पसंद करेगी। क्यों दोस्तों? अर्शीप ने अपने साथियों की जानिब रुक करके कहा, हमारा फर्ज है कि हम मलका तक सलानूस का दिया हुआ खिताब पहुंचाते। बूढ़ा सलानूस खामोश रहा, उसके चेहरे पर सुकून के आसार थे। क्या ख्याल है सलानूस, क्या शहबाजिया तुम्हारे दिए हुए खिताब से खुश नहीं होगी? इसका अंदाजा तुम इस वक्त लगा सकोगे जब तुम उसके सामने ये खिताब दोहराओगे। क्या तुम्हारी तरफ से इजाजत है? हाँ, मेरी तरफ से तुम्हें हर उस काम की इजाजत है जो मेरे खिलाफ हो, जबकि मैं अभी तक तुम्हारी दुश्मनी की वजह भी नहीं समझ सका। दुश्मनी? अर्शीप हंस पड़ा। अब मुझे इतना हकीर न समझो बूढ़े सितारा दां कि मैं तुम जैसे लोगों से दुश्मनी करूं। मेरे दुश्मन वो दूसरी आंख खोलते हैं तो कब्र की गहराइयों में होते हैं। यकीनन ऐसा ही होता होगा, सलानूस ने भी मजाक का खिज़ लहजा में कहा। तो अब क्या इरादा है? अर्शीप ने पूछा। किस बारे में मेरे दोस्त? मुझे उसके बारे में बता। क्या वो तुम्हारे मकान में मौजूद है? कौन, किसकी बात कर रहे हो? जाओ सलानूस के मकान का जायजा लो, अगर वो मिल जाए तो उसे रस्सियों में जकड़ लाओ। अर्शीप ने सलानूस की बात का जवाब देने के बजाय अपने साथियों की तरफ रुक करके कहा, और उसके तकरीबन 42 साथी सलानूस के मकान की तरफ चल पड़े। वो तुम्हारे पास कब से है सलानूस? अर्शीप ने पूछा। मैं अब इस मौजू पर कोई बात नहीं करूंगा, सलानूस ने गुस्सीले अंदाज में जवाब दिया। ओहो, शायद तुम इसे जानते भी नहीं हो, लेकिन अब उसका क्या किया जाए कि दरखनास ने तुम्हारी तरफ इशारा किया है। उसने कहा है कि तुम इस जात से अच्छी तरह वाकिफ हो जिसने मलका शहबाजिया की तौहीन की है। नहीं, मैं इससे वाकिफ नहीं हूँ। खैर खैर, मेरे आदमी उसे तलाश कर लेंगे। अगर वो नाकाम रहे तो फिर तुम दरखनास का मज़ाक उड़ा सकते हो, जिसे अपने सितारा दानी पर बड़ा नाज है और जिसका ख्याल है कि इस गुस्ताख शख्स को तुमने पनाह दी है। सलानूस खामोश खड़ा रहा। फिर चंद मिनट के बाद उसने अपने दूसरे साथियों से कहा, तुम यहाँ के दूसरे इलाकों में देखो। अरे बड़े मियाँ, कहीं तुमने हमें दूर से देखकर इसे यहाँ से फरार तो नहीं करा दिया था? तुम्हारे अस्तबल में घोड़े तो होंगे। इन बातों के जवाब में मैं यही कह सकता हूँ कि तुम्हारा दिमाग खराब है, सलानूस ने कहा। अर्शीप की आवाज में गुर्राहट थी और फिर वो इस वक्त तक खामोश रहा जब तक उसके सारे साथी वापस नहीं आ गए। दूर दूर तक किसी का वजूद नहीं है, उन्होंने कहा। अर्शीप फिर इसी अंदाज में गुर्राया। फिर उसने सलानूस की तरफ देखा। तुम्हारा आखिरी जवाब क्या है सलानूस? मैं तुम्हारी आमद का मकसद जानना चाहता हूँ अर्शीप। तो सुनो, मलका शहबाजिया अब से चंद रोज कबल समंदर की सैर को निकली थी कि उसने समंदर में सोने का एक बुत देखा। जब उसे निकाला गया तो वो एक जिंदा इंसान साबित हुआ। उसने मलका शहबाजिया की सख्त तौहीन की और समंदर में कूद गया। इस वक्त से मलका शहबाजिया उसकी तलाश में है। उसने सारे एथेंस में उसे तलाश कराया। समंदरों में, दूर दूर के वीरान जजीरों में उसकी तलाश की गई और जब वो किसी तौर नहीं मिला तो सितारा शनासों से मदद ली गई। तब दरखनास ने उसके बारे में निशानदेही की।
उसने बताया कि वो तुम्हारी पनाहगाह में है और इस बात का अंदाजा यूं भी किया जा सकता है कि वो इसी इलाके में मलका से मिला था। मैं इन सारी बातों से इनकार करता हूँ, सलानूस ने कहा। ठीक है, तब मैं तुम्हें शिपाजिया की खिदमत में पेश कर दूंगा। तुम मुझे गिरफ्तार करोगे? नहीं, मैं तुमसे दरखास्त करूंगा कि मलका शिपाजिया के हुक्म की तामील करने में मेरी मदद करो, अर्शीफ ने कहा। गोया मलका ने तुम्हें ये हुक्म दिया है? हाँ। तब ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लड़कियों, तुम वापस जाओ और मेरा इंतजार करो। उसने शबीला और इश्काफ से कहा। ओह, ये यहाँ तनहा रहकर क्या करेंगी सलानूस? इन्हें भी साथ ले लो। क्या ये मलका का हुक्म है? हाँ ठीक है, बूढ़े सलानूस ने गहरी सांस लेकर कहा। तब आओ मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्त, आओ सलानूस की लड़कियों, इस वीराने से निकलने को तुम्हारा दिल भी बहुत चाहता होगा, अर्शीफ ने कहा। फिर उसने अपने लोगों को वापसी का इशारा किया और वो अंधे सलानूस को लेकर चल पड़े। मेरे ज़हन में चिंगारियां सी सुलग रही थी। मैं सलानूस की इज्जत करता था और अहमक जिस अंदाज से उसके साथ पेश आ रहा था वो मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। लेकिन बूढ़े ने मुझसे वादा लिया था, उसके वादे की पाबंदी के लिए मैं भी मजबूर था। चुनाचे मुझे खामोश रहना पड़ा और वो लोग सलानूस और उसकी दोनों भतीजियों को लेकर किश्तियों में बैठ गए और किश्तियां चल पड़ी। जब वो काफी दूर निकल गईं तो मैं दरख्तों से नीचे उतरा। मैंने गहरी सांस ली और दरख्त के तने से टिककर अपने आइंदा प्रोग्राम पर गौर करने लगा। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए रुका था कि सलानूस को नहीं छोड़ना चाहता था। अब सलानूस ही यहाँ नहीं था तो मुझे रुकने की क्या जरूरत थी। चुनाचे मैंने भी यहाँ से चले जाने का फैसला किया। लेकिन कहाँ, सलानूस को मुसीबत में फंसाने के बाद मैं चैन से तो नहीं बैठ सकता था। रह गई अहमक शिपाजिया और उसका बुद्धू शौहर माराथन, तो ये लोग मेरा क्या बिगाड़ सकते थे? मैं इनके पास पहुंच जाऊं तो वो मेरा क्या कर लेंगे? लेकिन मैं सलानूस की बात भी ऊंची रखना चाहता था। मुमकिन है शिपाजिया उससे पूछगछ करने के बाद उसे छोड़ दे, वो वापस आ जाएगा और मुझे यहाँ न पाकर परेशान हो जाए। लेकिन अब मैं बुज़दिल इंसानों की तरह यहाँ बैठकर उसका इंतजार करने से रहा। मुझे कुछ करना ही होगा। और मैं सोचता रहा। फिर मैंने एक फैसला किया और सलानूस के मकान में पहुंच गया। मैंने बूढ़े सलानूस का एक लिबास निकाल कर पहना। इस लिबास ने मेरा बदन खूब छुपा लिया था। इस लिबास को सर से ओढ़ा भी जा सकता था। कमर की डोरी बांधकर मैं एक खास बूढ़ा मालूम होने लगा। लेकिन इस वक्त तक, जब तक मेरा चेहरा छुपा रहे, देखा जाएगा। बस मुझे अपने फैसले पर अटल रहना है, बाकी बातों की परवाह क्यों की जाए। और मैं सलानूस के अस्तबल की तरफ चल पड़ा। अस्तबल में कई घोड़े मौजूद थे। मैंने कुमता घोड़े का इंतखाब किया और उसकी पुश्त पर सवार होकर उसे शहर जाने वाले रास्ते पर डाल दिया। हाँ, पहली बार मैं एथेंस की आबादी की तरफ जा रहा था। मुझे किसी हद तक इन लोगों के तर्ज रहाई से वाकफियत हो गई थी। ज्यादा नहीं जान सका था, लेकिन आबादियों के मिजाज को पहचानने में मुझे कौन सी दिक्कत होती। घोड़ा बरकर रफ्तारी से दौड़ रहा था और थोड़ी देर के बाद मैं आबादी में दाखिल हो गया। बड़ी उम्दा आबादी थी। लोग काफी तरक्की याफ्ता थे। गलियां, सड़कें, बाजार, मकानात सबके सब साफ सुथरे और जिंदगी से भरपूर थे। जगह जगह कहवा खाने थे। सिक्के राइज हो चुके थे। लोग सैर व तफरीह करना जानते थे। मुझे ये जगह काफी पसंद आई। सड़कों पर औरतों की तादाद भी काफी थी। पूरे यूनान में हुस्न बिखरा पड़ा था। बिलाशुबा यूनान हसीन लोगों का मुल्क था। मैंने यूं ही एक कहवा खाने का रुख किया और अंदर दाखिल हो गया। लकड़ी की मोटी भद्दी मेजों और बेंचों पर लोग बैठे कहवा पी रहे थे, कह के उबल रहे थे। इनमें औरतें भी थीं, मर्द भी थे। मैं भी एक खाली मेज पर जा बैठा और एक लंबे आदमी ने मेरे सामने लकड़ी के तराशे हुए कहवे के बर्तन रख दिए। तब मेरे ज़हन में आया कि यहाँ सिक्कों का रवाज और कहवे की कीमत अदा करने के लिए मेरे पास सिक्के नहीं थे। मैंने चारों तरफ निगाह उड़ाई। लोग एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। मेरे करीब ही की एक मेज पर चंद लोग बैठे हुए थे। उनमें कोई बहस हो रही थी। इनके अल्फाज मेरे कानों तक पहुंचे। ओह फरगौस, क्या तुम अनागोस से नावाकिफ हो? कौन है जवानागोस के आईनी पंजे में पंजा डाल सके? तुम्हारा सरदार शाहूरा भी एक बार मेरे मुकाबले में आ चुका है। देवताओं ने मेरे बदन को ताकत दी हो या ना दी हो, लेकिन मेरे पंजे की ताकत का जवाब कहाँ मिल सकेगा? तब मेरे दोस्त अनागोस, तुम मेरे बुजुर्ग हो। अपना भरम इसी तरह कायम रहने देना कि कभी फरगौस के पंजे में पंजा न डाल देना। ये मेरा दोस्ताना मशवरा है, क्योंकि मैं तुम्हारा भरम कायम रहने देना चाहता हूँ। क्या बकवास कर रहा है कल के लड़के? दूसरा आदमी चिराग पा हो गया। मैंने चादर सर पर कुछ और बराबर कर ली थी और फिर मैंने कहवा पीते हुए इन दोनों पर निगाह डाली। दोनों ही कवि हैकल थे। ओह अनागोस, अनागोस, इस बात पर मैं तुझे कत्ल भी कर सकता हूँ। नौजवान झल्ला गया। ये शर्त है मेरे नौजवान बहादुर, अनागोस ने तंजिया अंदाज में कहा। तब मुझे मंजूर है। नौजवान खड़ा हो गया। अनागोस भी खड़ा हो गया और फिर उसने जोर से आवाज लगाई। सुनो मेरे दोस्तों, तुम्हारी दिलचस्पी का सामान फराहम हो गया है। आओ इस मेज के गिर्द जमा हो जाओ। देखो मेरे नौजवान दोस्त फिरगौस ने कैसी शर्त लगाई है। देखो इसकी इज्जत पर बनाई है। तुम मुझसे वाकिफ हो। मैं अनागोस हूँ, बेमिसाल पंजाकश बाप का अजीम बेटा। कौन है जो शालात से वाकिफ नहीं है? वही शालात जिसने दरख्त की शाखों को पकड़कर इस तने तक को चीर दिया था। और पूरे एथेंस में कौन है जो अनागोस का पंजा मोड़ने का दावा कर सके? तो इस बेटूटनी के बुधने ने मुझे ललकारा है। आओ आओ ये दिलचस्प तमाशा देखो। और उसके एवज मैंने ये थैली रखी है। अगर फरगौस या इसका कोई हवारी मेरा पंजा मोड़ सका तो मैं अपनी ये दौलत उसे बखुशी दे दूंगा। और तफरीक के रस्सियां इसके मेज के गिर्द जमा होने लगी, यहाँ तक कि मेरे और उसके दरमियान लोगों की दीवार बन गई। तब मुझे भी मजबूरन अपनी जगह से उठना पड़ा और मैं लोगों में शामिल हो गया।
और मेरे दोस्तों, तुम्हें यह मालूम करके भी मुसर्रत होगी कि मेरे नौजवान जाले ने हार जाने की शक्ल में मुझे अपने गले में पड़ी हुई अपने बाप की निशानी देने का वादा किया है, ताकि मैं इसे लोगों को अपनी फतेह के निशान के तौर पर दिखा सकूं। क्या यह दुरुस्त है फरगोस? हाँ, यह दुरुस्त है, फरगोस ने भारी लहजे में कहा। लेकिन अगर अनागोस हार गया तो इस थैली के हसूल के अलावा मैं इसे जलील करने का हक भी रखता हूँ, जिस तरह ये मुझे जलील कर रहा है। लेकिन अहमक नौजवान, तूने अपने बाप की निशानी दाव पर लगाकर अच्छा नहीं किया, किसी ने कहा। मुझे खुद पर एतमाद है, नौजवान ने कहा। हाँ भाई, वो आज ये दौलत हासिल करके रहेगा, अनागोस ने मजहक्का उड़ाने वाले अंदाज में कहा। और फिर दोनों आमने सामने बैठ गए। दूसरे लोग भी सिमट आए थे। उन्होंने अपने बाजू खोलकर कोनियां मेज पर टिकाई और फिर इनके चौड़े हाथ एक दूसरे में उलझ गए और फिर ताकत आजमाई शुरू हो गई। दोनों के चेहरे सुर्ख हो गए, गर्दन की रगें फूल गईं, दांत भिंच गए। लेकिन मुअम्मर अनागोस इब्तिदा से भारी पड़ रहा था। नौजवान फरगोस की सारी शेखी रखी रह गई थी, उसके चेहरे से बदहवासी झलकने लगी थी और अनागोस को अपनी कामयाबी यकीनी नजर आ रही थी। और यही हुआ। फरगोस का हाथ झुकता चला गया और फिर वो मेज से लग गया। अनागोस जीत गया था। वो चलकर खड़ा हो गया और दोनों बाजू हवा में लहरा लहरा कर चीखने लगा। फिर उसने झुककर फरगोस की गर्दन में पड़ी हुई माला पर हाथ डाला और झटके से उसे तोड़कर उसकी गर्दन से निकाल लिया। शिकस्त खोरदा फरगोस पहलू बदल कर रह गया था। तब मैं आगे बढ़ा और यूं ही उसने सामने रखी अपनी थैली की तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने उसके हाथ पर हाथ रख दिया। तुमने कहा था कि फरगोस या उसका कोई हवारी ये रकम जीत सकता है। पीछे हटो, अनागोस गुर्रा है। क्या तुम अपने कौल से फिर गए अनागोस? मैंने हलीमी से कहा और लोग झांक झांक कर मेरी शक्ल देखने की। क्या कहना चाहती हूँ? मैं फरगोस का दोस्त हूँ, फिर मैं तुमसे इस शिकस्त का बदला लूंगा। किस तरह? तुम्हारा पंजा मोड़ कर, मैंने कहा। ओ, अनागोस ने थैली से हाथ हटा लिया। ये बात है, मैं अपने कौल से नहीं फिरा। तब फिर आ जाओ। लेकिन मैं फरगोस को शिकस्त दे चुका हूँ। मुझे भी शिकस्त दो। जरूर जरूर, लेकिन शिकस्त खाने की सूरत में तुम मुझे क्या दोगे? क्या तलब करते हो? क्या है तुम्हारे पास? अनागोस ने पूछा। कुछ भी नहीं है। तब मेरे पास एक तजवीज है, बताओ। तुम तवील अरसा तक मेरे घोड़े की मालिश करोगे, उस वक्त तक जब तक मैं तुम्हें आजाद न कर दूं। मुझे गुलाम की सख्त जरूरत है, अनागोस ने कहा। मुझे मंजूर है, मैंने जवाब दिया। तब आ जाओ। अनागोस फिर बैठ गया। तो मुझे क्या दोगे? मैंने पूछा। जिसका मैंने वादा किया है, जो तुम्हारे सामने है, अनागोस ने हंसते हुए कहा। नहीं, तुम्हें एक चीज और देनी पड़ेगी। हाँ हाँ बोलो भाई। मुझे कच्चे गुलाम की शदीद जरूरत है, अनागोस ने फराग दिली से कहा। मुझे फरगोस का निशान दरकार है। ओह ठीक है ठीक है, फतेह के बाद वो निशान तुम रख सकते हो, अनागोस ने कहा। तब आओ अनागोस, क्या तुम मुझे जगह दोगे मेरे दोस्त? मैंने फरगोस से पूछा। बकवास मत करो, फरगोस को रहा। ओह कोई बात नहीं, हम जगह बदल लेते हैं अनागोस, मैंने बुरा माने बगैर कहा। हाँ यही ठीक है। अनागोस ने भी मेरी तजवीज से इत्तेफाक किया और हम आमने सामने बैठ गए। लोग नहायत दिलचस्पी से हमें देख रहे थे। मैंने हत्तुल इम्कान अपना चेहरा छुपाए रखा था। फिर मैंने अपना हाथ उन्हीं के अंदाज में मेज पर रख दिया और अनागोस ने अपना हाथ रख दिया। तब मैंने उसके पंजे में पंजा गाड़ दिया और फिर मैं पंजे की गिरफ्त से ही अनागोस चौंक पड़ा। मैंने पंजे पर कुव्वत सर्फ की और अब अनागोस के बदहवास होने की बारी थी। मेरी उंगलियों की गिरफ्त में अनागोस का हाथ कड़कड़ा रहा था। इसके पूरे बाजू की कुव्वत मफलूज होकर रह गई थी। अभी तक सिर्फ उंगलियों की कुव्वत थी, बाजू की कुव्वत का अंदाजा भी उसी से हो जाना चाहिए था। अनागोस पहलू बदलने लगा, उसके चेहरे से तकलीफ का एहसास हो रहा था। इसके अलावा भी मेरी एक तजवीज है अनागोस, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। क्या? उसने सख्त परेशानी के आलम में कहा। मुमकिन है मैं तुझसे शिकस्त खा जाऊं और तुम्हारी ये दौलत बहरहाल मेरी जरूरत है, इसलिए तुम मुझे ये थैली और ये निशान दे दो, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा। क्या हर्ज है? अनागोस ने कहा। ओह तब ठीक है। मैंने फौरन अनागोस का हाथ छोड़ दिया। लोग हैरत से एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। अनागोस की बदहवासी सबने महसूस की थी। उसने थैली मेरी तरफ बढ़ा दी। फरगोस का निशान, मैंने उसे देखा। ओह हाँ हाँ ये भी है। उसने फरगोस के गले की माला जल्दी से मेरे हवाले कर दी। खुद फरगोस भी ताज्जुब से अनागोस को देख रहा था। ये क्या है अनागोस, तो मुकाबला किए बगैर सब कुछ इसके हवाले करके भाग रहे हो? किसी ने अनागोस को गैरत दिलाई। यूं ही ठीक है, ऐसे ही ठीक है, अनागोस ने बदहवासी से जवाब दिया और बरकर रफ्तारी से कहवा खाने से निकल गया। अनागोस की सिक्कों की थैली और फरगोस का निशान अब मेरी मलकियत थे। लोगों की समझ में कुछ नहीं आया था। वो अनागोस की बुज़दिली पर नफरी कर रहे थे। फिर किसी ने कहा शायद अनागोस को एहसास हो गया था कि इस शख्स से नहीं जीत सकेगा, इसलिए इसने फरार मुनासिब ख्याल किया। यही बात है, मगर यह है कौन? क्या यह बहुत ताकतवर है? लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। फरगोस अब भी मेरे सामने मौजूद था। मैंने थैली का मुंह खोलकर कहवे की कीमत अदा की। इसमें फरगोस के कहवे की कीमत भी शामिल थी। और शुक्रिया, फरगोस ने कहा और अपनी जगह से उठ गया। फिर वो सीधा कहवे खाने के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैंने भी अपनी जगह छोड़ दी थी। फिर एक सुनसान सी जगह मैंने उसे आवाज दी और वो रुक गया। क्या बात है बहादुर, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? तुमसे बात करनी है। ओह कहो। फरगोस मेरे कुछ और करीब खिसका कहा। सबसे पहले अपनी ये अमानत कबूल करो। मैंने उसके बाप का निशान उसे वापस लौटाते हुए कहा। फरगोस के चेहरे पर एक लम्हे के लिए बहाली आई, लेकिन फिर वो संजीदा हो गया। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? उससे संजीदगी से पूछा। हाँ मैंने कहा और आगे बढ़कर उसके बाप की निशानी उसके गले में डाल दी। तुम्हारा यह एहसान मेरी गर्दन पर है।
फरगोस ने अपने बाप की निशानी को छूते हुए कहा। पर न जिस नौजवान बेटे ने अपने बाप का निशान खो दिया हो, उसने गोया अपनी मां को रुसवा कर दिया। अनागोश सलील इंसान था कि उसने ऐसी चीज तुमसे तलब की थी। मैं कलाश हूं, मेरे पास इसके अलावा और कुछ न था। ओह तब मेरे दोस्त, इस थैली के आधे सिक्के तुम्हारे। मैं थैली का मुंह खोलकर आधे सिक्के अलहदा कर दिए और फरगोस चौंक कर मेरी शक्ल देखने लगा। अरे तुम अजीब इंसान हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम मेरे ऊपर ये एहसानात क्यों कर रहे हो? तुम्हें दोस्त बनाने के लिए। ताज्जुब है, लोग तो जीतने वालों के दोस्त होते हैं, तुम्हारी पसंद अजब है। मैंने अपने दोस्त की शिकस्त का बदला ले लिया था, मगर वो बदला भी अजब था। हुआ क्या था मेरी समझ में नहीं आया। समझाऊं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बताओ तो सही, आखिर वो भाग क्यों गया? फरगोस ने कहा। तब मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और फरगोस ने मेरा मतलब समझकर अपना हाथ मुसाफिर के अंदाज में मेरे हाथ में दे दिया। इसका हाथ भी काफी चौड़ा और मजबूत था, लेकिन दूसरे लम्हे उसकी चीख निकल गई और वो दोहरा हो गया। मैंने मुस्कुराते हुए फरगोस का हाथ छोड़ दिया और वो सीधा होकर दूसरे हाथ से अपना हाथ दबाने लगा। गालिबन अब तुम्हारी समझ में अनागोश के फरार की वजह आ गई होगी, यकीनन, लेकिन देवताओं की पनाह तेरा हाथ तो पथरीला मालूम होता है। मैंने अनागोश को एहसास दिलाया कि उसका क्या हश्र होने वाला है और उसने जहानत से काम लिया। तो अनोखा दोस्त है, फरगोस ने गर्दन झटकते हुए कहा। तेरी दोस्ती के काबिल हूं या नहीं? मैंने पूछा। अरे मैं क्या और मेरी हैसियत क्या, तो मुझे शर्मिंदा कर रहा है। चलो फिर किसी दूसरे कहवा खाने में बैठकर बातें करते हैं। मैंने कहा। तू रहता कहाँ है? फरगोस ने पूछा। सच पूछ तो तेरे वतन में आवारा गर्द हूँ, कोई ठिकाना नहीं है मेरा, बस सड़क सड़क मारा मारा फिरता हूँ। ओह ये तो बहुत अच्छी बात है। फरगोस उछल पड़ा। क्यों? मैं ताज्जुब से बोला। मेरा मतलब है मैं भी तनहा रहता हूँ, तू मेरे साथ आराम से रहेगा। यूं भी मेरे दोस्तों की तादाद ना होने के बराबर है, क्योंकि मैं एक कलाश इंसान हूँ। तेरी दोस्ती मुझे अजीज है, तब फिर मुझे अपने मकान पर ले चल, हम वहीं बैठकर गुफ्तगू करेंगे। मैंने कहा और फरगोस तैयार हो गया। यूं मैं फरगोस के साथ चल पड़ा। मेरा चेहरा पोशीदा था, खुद फरगोस ने भी मेरी पूरी शक्ल नहीं देखी थी और ये कोई अनोखी बात नहीं थी। यहाँ इस लिबास का रवाज था जो चाहता अपना चेहरा छुपा सकता था, इसलिए ना तो फरगोस ने अभी तक मेरी पूरी शक्ल देखने की फरमाइश की और ना ही दूसरे लोग मेरी तरफ मुतवज्जा हुए थे। तो हम दोनों एक छोटे से मकान पर पहुंच गए। फरगोस ने मकान का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। उसने मुझे अपने साथ आने का इशारा किया था। मैं भी अंदर दाखिल हो गया। मामूली सा मकान था जिससे फरगोस की ज़ुबू हाली टपकती थी, बस यूं ही आवारा गर्द सा था। शायद कोई काम धंधा नहीं करता था, जिस्मानी तौर पर शानदार था, इसके बल पर खा पी लेता होगा। मकान में पड़े हुए अकलौते बिस्तर पर बैठकर मैंने उससे इस बारे में सवाल किया। तुम्हारा काम क्या है फरगोस? एथेंस के आवारा गर्द की हैसियत से मशहूर हूँ, बचपन से कुछ नहीं करता, बस अपने बदन के बस पर रोटी हासिल कर लेता हूँ। लेकिन मेरे दोस्त, अगर मुझे मेरा निशान वापस न मिलता तो मेरी जिंदगी में बहुत सी परेशानियां दाखिल हो जाती। क्यों? ये गैरत का निशान है, जिसके पास ना हो समझ लो उसके लिए बहुत बड़ी कालिक है। क्या वो क्या हैसियत रखता है जो अपने बाप की निशानी भी संभाल कर न रख सके? ओह मुझे अपने बारे में तफसील नहीं बताओगे दोस्त? और कैसी अनोखी बात है कि मैंने तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी। हाँ, तुम्हारे पंजे की बेपनाह कुव्वत का अंदाजा मुझे बखूबी हो गया। मैं तुम्हें अपनी शक्ल दिखा दूंगा फरगोस, लेकिन इससे कबल तुम मुझे यकीन दिलाओ कि तुम मेरे मुखलिस दोस्त हो। मैंने कहा और फरगोस मुझे देख लगा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, हाँ मैं तुम्हारा मुखलिस दोस्त हूँ। मसलियत के वो लोग देवताओं के खौफ को फरामोश कर देते हैं और इनकी झूठी कसमें खा लेते हैं, लेकिन अपने मुर्दा माँ बाप के लिए अपने बाप की कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ मुखलिस रहूंगा। मैं कई मिनट तक उस कसम पर गौर करता रहा। बात कुछ समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब समझ में आई तो अंदाजा हुआ कि बहुत बड़ी कसम है। चुनाचे मैं मुतमईन हो गया। मेरा नाम मेकारा है दोस्त। मेकारा? खूब, फरगोस ने मुस्कुराते हुए कहा। अब मुझे अपनी शक्ल छुपाने की भी जरूरत नहीं है। मैंने अपना ऊपरी लिबादा उतार दिया और फरगोस ताज्जुब से मेरी शक्ल देखने लगा। फिर उसके चेहरे पर तहसीन के आसार उभर आए। इंतहाई हैरत अंगेज है, तुमने अपना हुलिया बूढ़ों का सा बना रखा था। मैं अभी तक तुम्हें अधेड़ उम्र का कोई ताकतवर इंसान समझता रहा, लेकिन तुम तो 100 जवानों के एक जवान हो जाले। तुम तो बेपनाह हसीन हो। मर्दाना हुस्न का ऐसा शाकार कब किसने देखा होगा? कैसे अनोखे हो तुम। अरे कैसे अजब लगते हो। तुम्हारा बदन तो सोने की तरह चमकदार है। तुम यूनान के कौन से खित्ते के बाशिंदे हो मेकारा? उसने बेशुमार सवालात एक साथ कर डाले। पर यूं समझो मैं तुम्हारी जमीन पर अजनबी हूँ, गोया कहीं और से आए हो। हाँ, कहाँ से? फरगोस ने पूछा। बस यूं समझ लो मेरे दोस्त, खुशकी से मेरा ताल्लुक नहीं है, समंदरी मखलूक हूँ। फरगोस हैरान रह गया। हाँ मैं समंदर से आया हूँ। मैं नहीं समझ सकता, देवताओं की कसम मैं तुम्हें नहीं समझ सकता। मैंने इससे कबल समंदर के किसी इंसान को भी नहीं देखा, इसके बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन जो कुछ तुम कहते हो सच कहते हो। कि तुम्हें झूठ बोलने की क्या पड़ी है? बहरहाल मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। एथेंस की जमीन पर जब कदम रखा तो सबसे पहले कुछ दरख्त और एक मकान नजर आया, और यह मकान बूढ़े और अंधे सलानूस का था। ओह सलानूस, यूनान का मशहूर सितारा था। हाँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बड़ा हैरत अंगेज इंसान है। मैंने सिर्फ एक बार उससे मुलाकात की थी। मैं इसी हैरत अंगेज इंसान के साथ रह रहा था, लेकिन वो बेचारा मेरी वजह से मुसीबत में गिरफ्तार हो गया। क्यों? फरगोस ने तहज्जुब से कहा। लंबी कहानी है, सुनाऊंगा। बस यूं समझ लो मेरी वजह से तुम भी मुसीबत में पड़ सकते हो। ओह काश मेरे दोस्त की वजह से मुझ पर कोई मुसीबत आए, कम अज कम इसे मेरी दोस्ती का सबूत तो मिल जाएगा।
फरगोस ने बड़े खलूस से कहा और बहरहाल उसके खलूस ने मुझे मुतासर किया। मैं थोड़ी देर तक सोचता रहा। उसे अपने बारे में बता देने में कोई हर्ज नहीं था, कम से कम इस हद तक जिसकी जरूरत थी। चुनाचे मैंने गहरी सांस लेकर कहा, मेरे दोस्त, तुम्हारी पुरखलूस ख्वाहिश ने मुझे मुतासर किया। मैं अपने बारे में तुम्हें तफसील से बताऊंगा। यूं समझ लो दुनिया गर्द हूं, न जाने कहाँ घूमा हूं। समंदरी रास्ते से तुम्हारे वतन में आ गया। यहाँ मैंने सलानूस के साथ कायम किया और इसी हैरत अंगेज इंसान के साथ जिंदगी गुजार रहा था कि एक दिन समंदर में तुम्हारी मलका शेपाजिया से मुलाकात होगी। मेरी खुदसरी उसे पसंद नहीं आई। उसके साथ ही मेरे ऊपर काबू नहीं पा सके और मैंने समंदर में छलांग लगा दी। तब से शेपाजिया के सिपाही मुझे तलाश कर रहे थे। बिलाखिर सलानूस तक पहुंच गए। मैं उनके हाथ नहीं लगा, लेकिन वो सलानूस और उसकी दोनों भतीजियों को गिरफ्तार करके लेके हैं और मैं यहाँ चला आया हूँ। ओह खुदा, ओह खूनखार मलका शेपाजिया तुम्हारे पीछे पड़ गई है। फरगोस ने किसी कदर खौफजदा लहजे में कहा, वो तुम्हारी दुश्मन बन गई है। हाँ, मैंने फरगोस के खौफ से लुत्फअंदोज होते हुए कहा। देवता रहम करें, फरगोस ने आहिस्ता से कहा। फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं फरगोस, मैं तुमसे सिर्फ चंद मशवरे लूंगा और उसके बाद यहाँ से चला जाऊंगा।